तो 23 नवंबर वो तारीख जब यह तय हो जाएगा कि देश की जो आर्थिक नब्ज है यानी कि महाराष्ट्र, उस पर किसका कब्जा होगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन या फिर उद्धव सेना, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन। 23 नवंबर वो तारीख जब यह तय हो जाएगा कि झारखंड पर किसका राज होगा। और यही नहीं दोस्तों, कुछ और तारीखें भी हैं जो बहुत अहम हैं। 20 नवंबर जब यह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि वहां पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी बहुत तेजी से कर दी है। बड़ा प्रश्न यह कि क्या हरियाणा की तरह जीती हुई बाजी कांग्रेस हार जाएगी। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला नहीं है। और दिलचस्प बात यह भी कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें सीधे मुकाबले में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हुई थी। मगर हमें यह देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनावों के जो नतीजे थे, जिसमें अघाड़ी भाजपा गठबंधन पर भारी साबित हुई थी, क्या वो नतीजे दोहरा पाएंगे या फिर ऐसा तो नहीं कि हरियाणा की तरह खेला पलट जाएगा। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। और मैंने ऐसा क्यों कहा, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां पर 9 सीटों के उपचुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच में सांप्रदायिक तनाव शुरू हो गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से बाराबंकी में भी सांप्रदायिक तनाव हो रहा है। और यह खबर जो है उत्तर प्रदेश के हर मोबाइल फोन, हर अखबार, हर टेलीविजन सेट तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सांप्रदायिक तनाव पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की एक सभा में जाते हैं और क्या कहते हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक तो एकजुट है, यानी कि मुसलमानों की बात कर रहे थे, मगर हमारा जो वोट बैंक है वो टूट रहा है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। और यह मत भूलिए कि सरसंघ चालक आरएसएस के मोहन भागवत ने क्या कहा था। उनका बयान अभी कुछ ही दिनों पहले आया था कि हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, एकजुट होना होगा। यानी कि 11वें साल में भी हिंदू खतरे में दिखाई दे रहा है। 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बने हुए, हिंदू हृदय सम्राट को, और अब भी हिंदू खतरे में है। वही अंदाजे बयां आरएसएस के प्रमुख का, वही अंदाजे बयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट है दोस्तों। चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या फिर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में जो उपचुनाव होने वाले हैं, सभी तरफ सांप्रदायिक माहौल को भड़काया जा रहा है। यह मत भूलिए दोस्तों, लोकसभा चुनावों से पहले किस तरह से भाजपा नेता टी राजा सिंह गली गली घूमकर क्या कर रहा था, याद है कि नहीं? आप भूल गए? सांप्रदायिक माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि किस तरह से भाजपा गठबंधन ने जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। पत्रकार कुणाल पुरोहित का यह ट्वीट है दोस्तों, और यह खबर देखिए। धारावी रिवैम्प पार्ट ऑफ देवनार लैंडफिल टू बी हैंडेड टू अडानी ग्रुप। कितनी अजीबोगरीब बात है ना। चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा करता है, तारीखों की घोषणा करता है, और उससे ठीक एक दिन पहले धारावी, जिसका पुनर्विकास हो रहा है, जिसे नए तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को दिया जाता है। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 14 अक्टूबर को 124 एकड़ दिए गए अडानी ग्रुप को, 10 अक्टूबर को 140 एकड़ दिए गए अडानी ग्रुप को, 30 सितंबर को 255 एकड़ दिए गए अडानी ग्रुप को धारावी के रीवैम्प के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब हरियाणा के चुनाव हुए थे तो साथ में महाराष्ट्र और झारखंड के क्यों नहीं हो सकते थे? वो इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि भाजपा गठबंधन की एक योजना थी, लाड़की बहन योजना। और भाजपा को लग रहा है कि इस योजना के जरिए उन्हें महिलाओं का वोट मिल सकता है, और मिल भी सकता है, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए हरियाणा के साथ इन चुनावों की घोषणा नहीं हुई। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि गणेश चतुर्थी के बाद ही महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा होगी, और वही हुआ। और यही नहीं दोस्तों, आखिरी चंद दिनों में अडानी को खूब बंदर बांट की गई, जिससे पता चल रहा है दोस्तों कि भाजपा गठबंधन सरकार दरअसल कर क्या रही है। आज कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र झारखंड दोनों जगह पर, महाराष्ट्र में वो सीनियर पार्टनर के तौर पर नहीं है,
उसे गठबंधन का धर्म निभाना होगा जो उसने हरियाणा में नहीं निभाया। और जब मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। हरियाणा में कांग्रेस का अहंकार उसे ले डूबा। वो ना आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चल पाई, ना समाजवादी पार्टी को। याद कीजिए किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने ताना मारा था आम आदमी पार्टी को कि उनकी कोई औकात नहीं है हरियाणा में। याद कीजिए किस तरह से अखिलेश यादव को हाशिए पर रखा गया। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उसी के बदले में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, 6 सीटों पर पहले ही समाजवादी पार्टी के नाम की घोषणा कर दी, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। क्योंकि जाहिर सी बात है आपने हरियाणा के अंदर अखिलेश यादव की तौहीन की थी और इसी के चलते 9 में से 6 सीटों पर पहले ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। इस इतिहास को महाराष्ट्र में नहीं दोहराया जा सकता दोस्तों, क्योंकि अगर यही महाराष्ट्र के अंदर हुआ तो यकीन मानिए इंडिया गठबंधन इसके बाद इस तरह से टूटने वाला है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत जाती है तो यकीन मानिए दोस्तों इसके बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, तारीखों की घोषणा होती है और उद्धव सेना की तरफ से आदित्य ठाकरे का बयान सामने आ जाता है। वो कहते हैं, मराठी में उनका बयान है और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। जिस लम्हे का महाराष्ट्र को इंतजार है वो सामने आ गया है। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, पोलिंग दिवस है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि शिंदे बीजेपी जिन्होंने पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र को लूटा, उन्हें हम सत्ता से हटाएंगे। हम लगातार न्यायपालिका से न्याय का इंतजार करते रहे, अब जनता न्याय देगी, मशाल धूं धूं कर जलेगी। जय महाराष्ट्र कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। उसी तरह से शरद पवार का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं महाराष्ट्र को पटरी पर ना ले आऊं, चाहे मेरी जितनी भी उम्र हो। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है या एनवीए की बात है, क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो उनका पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई देता है। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, शरद पवार की बात है, यह मत भूलिएगा लोकसभा चुनावों में किस तरह से उद्धव ठाकरे को लोगों की सहानुभूति मिली थी, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें नकली बताया था और जनता ने इसे उद्धव ठाकरे ही नहीं बाला साहब ठाकरे के अपमान के तौर पर देखा था। उसी तरह से शरद पवार ने भी चाणक्य की भूमिका निभाई और लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत थी कि क्या कहा जाए। मगर बड़ा प्रश्न, क्या महाराष्ट्र के चुनावों में उस इतिहास को दोहराया जाएगा? क्योंकि कई जानकार यही उम्मीद हरियाणा से कर रहे थे, मगर हरियाणा में क्या हुआ आप सब जानते हैं। जीती जिताई बाजी कांग्रेस के हाथ से चली गई, खुद पार्टी के नेताओं की गलती के चलते हुए। सवाल यह कि टिकटों के बंटवारे को लेकर जो नुकसान कांग्रेस को हरियाणा या जम्मू में हुआ, क्या महाराष्ट्र में भी उसका इतिहास दोहराया जाएगा? यह सवाल किया जा रहा है दोस्तों। मगर दूसरी तरफ हकीकत यह है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात करें, वहां हालात और भी खराब हैं। अजीत पवार अब भी मोर्चे में हैं और अजीत पवार की मौजूदगी को लेकर लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी नेता हो या फिर एकनाथ शिंदे पार्टी के नेता, वो लगातार अब शब्द कह रहे हैं और वो भी पलटवार कह रहे हैं। यह मत भूलिए किस तरह से एकनाथ शिंदे के एक नेता ने कहा था कि मुझे घिन आती है कि मेरे साथ अजीत पवार की पार्टी बैठी हुई है, जिसका पलटवार जो है अजीत पवार के नेता ने किया था, संजय तटकरे ने किया था। तो मतभेद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बेतहाशा है, मगर हम यह ना भूलें कि मशीनरी उनके हाथ में है और जहां जहां मुकाबला करीबी होगा वहीं पर यह मशीनरी काम आती है। आप इस बात को बखूबी समझते हैं। चुनाव आयोग अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं वो हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के साथ नहीं हुए। हर बार ऐसा होता आया है, यानी कि चुनाव आयोग वही करता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहता है और यह बात कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार को फैक्टर इन करना पड़ेगा। अगर आप खुद गलतियां करते चले जाएंगे तो सिस्टम पहले से ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जेब में है, पैसा उनके पास में है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम गठबंधन को रखना पड़ेगा। जो भी है दोस्तों, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। हरियाणा में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो आत्मविश्वास आ गया है उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अगर हरियाणा बीजेपी हार जाती तो उसका असर महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार में दिखाई देता। मगर आप देखिएगा किस तरह से पूरे लाव लश्कर के साथ महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी उतर जाएगी। और हां,
मेरे शब्दों को याद रखिएगा। आने वाले दिनों में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, सभी सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान देंगे। भड़काऊ हैं या नहीं, यह फैसला आप खुद कीजिएगा। और आप देखिएगा किस तरह से चुनाव आयोग इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहेगी। इसीलिए कांग्रेस के सामने चुनौती यह है, उद्धव सेना के सामने चुनौती यही है, शरद पवार के सामने चुनौती यह है कि वो अपने तर्ज पर कोई गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मजबूत विकेट पर है। इसीलिए मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों कि महाराष्ट्र के इतिहास में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, यह मुकाबला सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक, सबसे विवादास्पद और कीचड़ से भरा हुआ होने वाला है। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।